गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो फेज इक्विलिब्रियम या प्रावस्था साम्य क्या होता है, इसमें सबसे पहले पदों का कथन व अर्थ। पदों का कथन व अर्थ। जो फेज इक्विलिब्रियम है इसमें कई चीज़ें आती हैं। सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है, प्रावस्था क्या होती है, घटक क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। एक एक कंपोनेंट्स को लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निकाय की। निकाय या तंत्र कहा जा सकता है या सिस्टम कहा जा सकता है। अब सिस्टम क्या होता है, ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि सिस्टम क्या होता है जिस पर हम कोई कार्य करते हैं, या हमने वो क्षेत्र जिसको अध्ययन के लिए चुना हो, वो सिस्टम, निकाय या तंत्र कहलाता है। जो परिसीमा के द्वारा परिपार्श्विक से पृथक किया हो। परिपार्श्विक सराउंडिंग, एक तो वो क्षेत्र जो हमने अध्ययन के लिए चुना हो वो तो तंत्र हो जाएगा, और उसके अलावा जो क्षेत्र होता है वो परिपार्श्विक होता है। तंत्र और परिपार्श्विक की जो बाउंड्री होती है उसे परिसीमा या बाउंड्री कहा जाता है। तो हमें न तो बाउंड्री से मतलब है, ना हमें परिपार्श्विक या सराउंडिंग से मतलब है। हमें किससे मतलब है, सिस्टम से मतलब है कि जो क्षेत्र हमने अध्ययन के लिए चुन लिया वो निकाय, तंत्र या सिस्टम हो गया। अब देखो, हमारे पास निकाय या सिस्टम में बहुत से भाग ऐसे भी होते हैं जिनका संगठन सब तरफ समान होता है, और यांत्रिक विधि से जिनको पृथक किया जा सकता है। ऐसे भाग को बोला जाता है प्रावस्था या फेज। प्रावस्था या फेज बोला जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम की, उसी पॉइंट पर हम आ रहे हैं। अब देखो, कोई भी तंत्र है जिसके अंदर एक ही प्रावस्था होती है, वो तंत्र होता है समांगी तंत्र, होमोजीनियस सिस्टम। जिसके अंदर एक ही प्रावस्था होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ये किसको शो करते हैं, प्रावस्थाओं को शो करते हैं। तो किसी सिस्टम के अंदर अगर एक ही प्रावस्था होती है तो वो समांगी सिस्टम या समांगी तंत्र होता है, या फिर होमोजीनियस सिस्टम होता है। और जिसके अंदर एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है विषमांगी तंत्र। उन्हें क्या बोला जाता है, विषमांगी तंत्र या हेटेरोजीनियस सिस्टम। अब देखिए, विषमांगी तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं होंगी, और वो प्रावस्थाएं अगर साम्य में होती हैं तो उसको बोला जाता है विषमांगी साम्य। विषमांगी साम्य, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब देखिए, गिब्स का प्रावस्था नियम अगर यहाँ लागू किया जाए तो उसे एक फॉर्मूले से हम इस प्रकार शो करते हैं, C-P+2। F बराबर C-P+2। F यहाँ पर क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि होती है। स्वतंत्रता की कोटि होती है, ठीक है।
P यहाँ पर क्या होती है, प्रावस्था होती है, और C यहाँ पर कंपोनेंट या घटक बोल सकते हैं, घटक होती हैं। इसके आधार पर हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये सबसे पहले हमने निकाय या सिस्टम की बात की, जिसके अंदर प्रावस्था नियम की बात की, और प्रावस्था नियम के अकॉर्डिंग जो समांगी है उसमें प्रावस्था एक ही है, विषमांगी है उसमें प्रावस्था एक से अधिक होती है, और वो सारी अगर साम्य में है तो उसको विषमांगी साम्य नाम दिया जाता है। प्रावस्था नियम के अनुसार ये इक्वेशन दी जाती है, जिसमें F होता है वो स्वतंत्रता की कोटि, P प्रावस्था और C क्या होता है, घटक होता है। अब हम एक एक चीज़ को लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रावस्था की। प्रावस्था या फेज क्या होती है, प्रावस्था या फेज क्या होती है। जैसे हमारे पास N2 है, जैसे O2 है हमारे पास, Cl2 है हमारे पास, या CO2 है हमारे पास, ये सारी क्या हैं, गैसेज हैं, और ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। गैसों का क्या है, मिश्रण है। गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो इसके लिए मिश्रण और इसके लिए P का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही अवस्था है, गैसीय। हमें ये नहीं मतलब है कि हमने O2 लिए, CO2 लिए, N2 लिए, OH2 लिए, कितनी भी गैसें लिए, हमने गैसों का मिश्रण लिया है, तो अवस्था तो गैसीय ही है ना। तो इसीलिए इसके लिए प्रावस्था या फेज का मान कितना आता है, 1 आता है। तो ये प्रावस्था की हमने बात की। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल भी लें। मान लो हम यहाँ पर ले लें NH3 और HCl, ये गैसीय फॉर्म में है, इनको रिएक्शन करवा रहे हैं हम, NH4Cl बना रहे हैं। ये कैसी अवस्था में बना रहे हैं, गैसीय में। फिर ये NH4Cl सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक तो गैसीय फॉर्म है और एक सॉलिड फॉर्म है, तो इसके लिए P का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास सॉलिड है और एक हमारे पास गैस है। तो प्रावस्था कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पहली बात पदों के कथन व अर्थ की हमने बात की, उसमें प्रावस्था नियम बनाया। प्रावस्था नियम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दी है, F बराबर C माइनस P प्लस में 2। F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि, P प्रावस्था को शो करता है और C कंपोनेंट या घटक को शो करता है। किसी भी सिस्टम के अंदर प्रावस्थाएं अगर एक ही प्रकार की है तो वो समांगी तंत्र माना जाता है। प्रावस्थाएं एक से अधिक है तो वो विषमांगी तंत्र माना जाता है। अगर हमारे पास विषमांगी तंत्र है तो उसकी जितनी भी प्रावस्थाएं होती हैं वो साम्य में है, तो उसको विषमांगी साम्य कहा जाता है। F बराबर C माइनस P प्लस 2 के अकॉर्डिंग पहली प्रावस्था ली हमने फेज, या इसमें N2O2 Cl2 CO2 गैसों का मिश्रण लिया, तो सारे गैसीय अवस्था में तो P का मान 1 आ जाएगा। यहाँ पर गैसीय और सॉलिड फॉर्म में है तो प्रावस्था का मान 2 आ जाएगा, P का मान 2 आ जाएगा। ये तो हमने बात की प्रावस्था की। किसकी बात की, प्रावस्था की। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की। 2 नंबर घटक या कंपोनेंट। घटक या कंपोनेंट। अब देखिए हमारे पास में एक क्या है, Na2SO4 सॉलिड फॉर्म में है,
Na2SO4 एक्वस फॉर्म में है, Na2SO4 7H2 है और Na2SO4 10H2 है। मान लो 4 चीज़ें हमारे पास, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट तो 2 ही है हमारे पास। एक हमारे पास Na2SO4 है और एक H2 है। तो कंपोनेंट नंबर 1 और कंपोनेंट नंबर 2, तो C का मान तो इनके लिए क्या आएगा, 2 ही आएगा। कंपोनेंट कितने हैं उसकी हम बात करते हैं। तो कंपोनेंट अगर हमारे पास 2 हैं तो 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो प्रावस्था की बात हो गई, अवस्थाओं को देखना है। कंपोनेंट उसके अंदर कितने यौगिक भाग ले रहे हैं, कितने कंपोनेंट भाग ले रहे हैं, वो C को शो करेगा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की कोटि की बात करते हैं। स्वतंत्रता की कोटि की बात करते हैं। अब स्वतंत्रता की कोटि क्या करती है, ताप, दाब व सांद्रता की जो न्यूनतम संख्या होती है उसको शो करती है। अब कंपोनेंट का मान कितना है, प्रावस्था का मान कितना है, उस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात हो जाएगी। और स्वतंत्रता की कोटि क्या आती है उसके आधार पर हम बात करें तो अगर हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि F बराबर 0 है तो सिस्टम क्या रहेगा, तो तंत्र अचर रहेगा। अगर स्वतंत्रता की कोटि 0 आती है तो सिस्टम अचर रहेगा। अगर स्वतंत्रता की कोटि F बराबर 1 है तो तंत्र एक चर रहेगा, एक चर होगा। अगर स्वतंत्रता की कोटि F बराबर 2 है तो द्विचर रहेगा। और अगर स्वतंत्रता की कोटि मान लो 3 आ रहा है तो सिस्टम क्या रहेगा, त्रिचर रहेगा। अब स्वतंत्रता की कोटि 0 है तो वो सिस्टम अचर रहेगा, किसी भी चर पर डिपेंड नहीं करेगा। और चर हमारे पास 3 होंगे, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और सांद्रता होगी। 3 चर है हमारे पास। अगर F बराबर 1 है तो तंत्र एक चर रहेगा, एक चर पर डिपेंड करेगा, चाहे टेम्परेचर पर डिपेंड करो या प्रेशर पर। और F बराबर 2 तो द्विचर रहेगा, 2 पर डिपेंड करेगा। और F बराबर 3 है तो 3 चरों पर डिपेंड करेगा। ये एक प्रावस्था नियम की बात हुई। पर इन पॉइंट्स पर आधारित जो फेज इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर फेज डायग्राम है। उस फेज डायग्राम को समझना मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक हमें ये पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे तब तक हम उन फेज डायग्राम को नहीं समझ सकते, उसको हम नहीं बना सकते और फेज डायग्राम के बारे में हम नहीं लिख सकते जब तक हमें ये पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे। ये प्रावस्था नियम की बात हुई। इन सारे पॉइंट्स को हम फेज डायग्राम के अंदर शो करेंगे। फेज डायग्राम के अंदर देखेंगे कि कौन सा पॉइंट किसको शो कर रहा है। अब इन फेज डायग्राम के अंदर और कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक चीज़ आती है त्रिक बिंदु या ट्रिक पॉइंट। जो हमारा फेज डायग्राम होता है उनके अंदर एक पॉइंट ट्रिक पॉइंट होता है।
यह वह बिंदु होता है जहाँ पर प्रावस्थाएं कितनी, तीन प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, इसीलिए इस पॉइंट को बोला जाता है त्रिक बिंदु या ट्रिक पॉइंट। ट्रिक पॉइंट पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों क्या होती है, साम्य अवस्था में होती हैं। अगर हम वाटर की बात करें, H2O की बात करें, H2O के ट्रिक पॉइंट की बात करें तो ट्रिक पॉइंट के अंदर टेम्परेचर 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर की बात करें तो 4.58 mmHg। जब हमारे पास वाटर का टेम्परेचर तो कितना हो, 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर 4.58 mmHg। इस टाइम जो हमारा वाटर है उसकी द्रव अवस्था, बाष्प अवस्था और ठोस अवस्था तीनों साम्य अवस्था में होती हैं। आज तक आपने ऐसा पॉइंट नहीं सुना क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम आया है ट्रिक पॉइंट। तो ये तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर का थोड़ा सा मान चेंज हो जाए या प्रेशर का थोड़ा सा मान चेंज हो जाए तो ये प्रावस्थाएं अपना साम्य बिगाड़ लेती हैं और इस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिक पॉइंट। एक हमारे जो फेज डायग्राम होते हैं उसके अंदर आता है मित स्थायी साम्य। एक पॉइंट ये भी आएगा, हम यूज़ भी करेंगे फेज डायग्राम के अंदर। मैं आपको बताऊंगी भी कि यहाँ पर ये देखो ये आ गया और इसको बोला जाता है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मित स्थायी साम्य, साम्य का मतलब क्या होता है, ऐसे जानना और ऐसे जानना, यही साम्य अवस्था होती है। दोनों दिशाओं में जाना, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, वो किसको शो करता है, मित स्थायी साम्य को। लेकिन ऐसा साम्य जिससे एक ही दिशा प्राप्त हो सकती है, दूसरी दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। अब जैसे H2 है और H2O लिक्विड फॉर्म में आ गया मान लो, ये एक सिस्टम माना जाता है। अगर जल का -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर दिया जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्फ को पिघला करके लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं लेकिन सॉलिड को लिक्विड नहीं बना सकते। ये साम्य क्या होता है, मित स्थायी साम्य होता है। क्या होता है, मित स्थायी साम्य होता है। ये कुछ पॉइंट हमने किए। प्रावस्था नियम, स्वतंत्रता की कोटि का मान निकाला, प्रावस्था क्या होती है उसको निकाला, कंपोनेंट क्या होता है और मित स्थायी साम्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक घटक तंत्रों के प्रावस्था नियम। एक घटक तंत्रों के प्रावस्था नियम। एक घटक तंत्र का प्रावस्था नियम या प्रावस्था साम्य कह सकते हैं अपने। एक घटक तंत्र का मतलब ये हो गया कि घटक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का मान क्या होगा, एक ही होगा। तो ऐसे देखिए कोई भी तंत्र है उसका घटक एक ही है। मान लो C का मान एक ही है, ठीक है, तो उसमें कम से कम एक तंत्र है तो एक प्रावस्था तो होगी ना। P का मान एक तो मिले ही मिलेगा निश्चित रूप से, ये तो हमें पता ही है। भी एक घटक तंत्र लिया है, मान लो वाटर ले लिया
तो वाटर या तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है या लिक्विड फॉर्म में लिया है या गैसीय फॉर्म में लिया है, तो एक वाटर लिया है। वाटर एकला एक कंपोनेंट है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ प्रावस्था तो मिलेगी, एक प्रावस्था तो मिलेगी कम से कम। अगर ऐसा होता है कि प्रावस्था का मान भी एक है तो घटक का मान एक है और प्रावस्था का मान भी एक है, ठीक है। तो F बराबर C माइनस पी प्लस 2 कंपोनेंट जो स्वतंत्रता की कोटि है उसका मान निकालें। तो F बराबर 1 1 और प्लस 2, तो F का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्वतंत्रता की कोटि 2 आ गई, तो ये क्या होती है, द्विचर सिस्टम होगा, यानी कि दो चरों पर डिपेंड करेगी बात, दो चरों पर डिपेंड करेगी बात। और वो दो चर कौन कौन से हो जाएंगे? अगर दो चरों की बात आएगी तो पहले हम किसको लेंगे, टेम्परेचर को और प्रेशर को लेंगे। वो दो चर कौन से हो जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएंगे। हम एक घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य की बात कर रहे हैं, घटक एक ही ले रहे हैं और एक घटक ले रहे हैं। मान लो एक घटक में कोई जरूरी नहीं कि प्रावस्था का मान भी एक हो, एक घटक तंत्र में घटक का मान एक होता है, प्रावस्था का मान कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमने तो ऐसा माना है कि कम से कम एक प्रावस्था तो होगी। हम जो एक घटक ले रहे हैं, Na2SO4 लिया हमने, H2O लिया, मान लो एक घटक तंत्र लिया, तो H2O ले रहे हैं तो वाटर एक है, कंपोनेंट एक हो गया, तो वो कम से कम एक प्रावस्था में तो होगा, लेकिन प्रावस्था तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमने एक बार एक प्रावस्था लेकर के बात की तो C का मान भी एक और P का मान भी एक, तो FC माइनस P 1 माइनस 1 प्लस 2, F का मान 2 आ गया, तो द्विचर सिस्टम हो गया। स्वतंत्रता कोटि का मान कितना आ गया, 2 आ गया। दो चर, और दो चर कौन से हो जाएंगे, पहले हम दो चर लेंगे ना तो हमेशा ही टेम्परेचर प्रेशर ही लेंगे, तो दो चर टेम्परेचर और प्रेशर पर बात डिपेंड करेगी। एक को चेंज करेंगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, एक को चेंज करेंगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखो, मान लो हमारे पास कंपोनेंट का मान एक ही है, C का मान तो एक ही है, ठीक है, क्यों कंपोनेंट है। प्रावस्था मान लो 2, या हमने एक लिया, वाटर लिया हमने, मान लो सॉलिड फॉर्म में लिया है, तो उसको हम लिक्विड में चेंज कर देंगे तो प्रावस्थाएं कितनी बच जाएगी, 2 बन जाएंगी। तो प्रावस्था का मान कितना है, 2। तो स्वतंत्रता कोटि के नियम को लगाएंगे तो C माइनस पी प्लस में 2, तो F बराबर C का मान 1 और माइनस 2 और प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, F का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक चर सिस्टम होगा, एक चर तंत्र होगा। तो एक चर पर डिपेंड करेगा, एक चर पर डिपेंड करेगा, या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या प्रेशर पर। एक चर ही लेंगे, या तो टेम्परेचर हो जाएगा या प्रेशर हो जाएगा। अब पहली कंडीशन हमने ये लागू की, दूसरी कंडीशन, तीसरा कंपोनेंट तो एक ही ले रहे हैं क्योंकि एक घटक तंत्रों की बात कर रहे हैं हम, और P का मान लो 3 हो भी। यहाँ पर हमने ये कहा था कि BH2O ले रहे हैं, कंपोनेंट तो एक ही है, लेकिन H2O मान लो सॉलिड फॉर्म में ही ले रहे हैं, तो प्रावस्था भी एक ही होगी, सॉलिड। अब यहाँ पर हम क्या करने हैं, कंपोनेंट तो एक ही है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इस सॉलिड को किस में चेंज कर दिया हमने, लिक्विड में चेंज कर दिया, तो प्रावस्था तो 2 होगी, एक सॉलिड होगी एक लिक्विड होगी। मान लो यहाँ पर हमारे पास H2 है और उसको हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया, और लिक्विड से हमने किस में चेंज कर दिया, गैस में चेंज कर दिया, ऐसा। तो P का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस अवस्थाएं जो होती हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं जितनी होंगी उतनी ही प्रावस्था का मान होगा। तो C का F बराबर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो F बराबर 3 माइनस 3, F बराबर 0,
तो ये क्या हो जाएगा, एचर सिस्टम होगा। स्वतंत्रता कोटि का मान तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो एचर सिस्टम है, किसी पर भी बात डिपेंड नहीं करेगी, ना तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ना प्रेशर पर, ना सांद्रता पर, किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए इसको बोला जाएगा एचर सिस्टम। हमारे पास तंत्रों की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे, पी से शो करेंगे, और एक क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे ज़्यादातर, और इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होंगे। यहाँ ये कंडीशन ठोस को शो करेगी, ये द्रव को शो करेगी, और ये गैस अवस्था को शो करेगी। तो हम वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर कर कुछ कंपोनेंट पढ़ेंगे, हम अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, प्रेशर का मान 1, प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ सॉलिड को शो करेगा, या लिक्विड को, या गैसीय को। ये घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य की बात हो गई कि उसके अंदर प्रावस्था साम्य किस तरीके के होते हैं, उनके आधार पर हम इनको करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम को। और वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम, और उन कंपोनेंट्स में आता है वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 सिस्टम है, वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम या H2O सिस्टम, H2O सिस्टम या H2O तंत्र भी कह सकते हैं अपने, और दूसरा है हमारे पास CO2 सिस्टम या तंत्र, और तीसरा आता है सल्फर सिस्टम, तीसरा आता है सल्फर सिस्टम। तो वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम 3 सिस्टम करेंगे। ये तीनों कंप्लीट करने के पश्चात हम 1 से 2 कंपोनेंट पर आएंगे, 1 से 2 कंपोनेंट पर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1 घटक तंत्र, 2 घटक तंत्र, 3 घटक तंत्र, इस तरीके से कुछ फेज डायग्राम बनाएंगे हम इस यूनिट के अंदर। तो 1 घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है, इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊंगी। जब आप 2 कंपोनेंट सिस्टम करेंगे तब तक आप इस चीज़ को सीख जाएंगे, फिर मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। एक बार इसको वापस समझा देती हूँ। 1 घटक के लिए C का मान 1 और प्रावस्था का मान 1 आता है, तो कम से कम एक प्रावस्था तो मिलेगी। तो F का मान 2 आ जाएगा। द्विचर सिस्टम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर पर बात डिपेंड करेगी। अगर C का मान 1 और P का मान 2 है तो F का मान 1 आ जाएगा। तो इसको एक चर सिस्टम मान लिया जाएगा। तो या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या प्रेशर पर। और अगर C का मान 1 और P का मान 3 है तो F का मान 0 आ जाएगा, एचर सिस्टम। इसके बाद में मैं जब फेज डायग्राम बनाऊंगी तो उसको मैं आपको फटाफट समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट है। अब मैंने यहाँ पर स्वतंत्रता कोटि का मान कैसे निकाला, किस सिस्टम पर, कौन से चर पर डिपेंड करा है, ये इस क्लास में मैंने आपको धीरे धीरे से एक एक चीज़ आपको समझाई है। और जो डायग्राम बनाएंगे वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाएंगे। यहाँ सॉलिड फॉर्म में लेंगे, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैसीय फॉर्म। और वन कंपोनेंट सिस्टम, पहला जो टॉपिक है वो हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर प्रावस्था साम्य किस प्रकार होता है ये हमने चर्चा कर ली, लेकिन 2 कंपोनेंट में हम अलग से चर्चा नहीं करेंगे। और वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम आ गया, CO2 सिस्टम आ गया, या सल्फर सिस्टम आ गया हमारे पास में, जिनको हम तीनों के फेज डायग्राम बनाने और तीनों के बारे में डिस्कस करना है। तो ये था वन कंपोनेंट सिस्टम और कुछ बातें इस चैप्टर से संबंधित। प्रावस्थाएं एक बार फिर बता देती हूँ। प्रावस्थाएं
जब हमारे पास जितनी अवस्थाएं होंगी वो उसकी प्रावस्थाएं होंगी, कंपोनेंट जितने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसके अंदर वो कंपोनेंट होंगे और उन दोनों के मान रखेंगे तो हमें स्वतंत्रता कोटि का मान आ जाएगा 0। तो Hr